हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसारे इश्क का एपिसोड नंबर 14 एंड स्टार्ट करते हैं आगे क्या होने वाला है। आज पहली बार शानज़ खान एक मजबूत लहजे में बोली थी। उसके जिस्म में गुस्से की आग निकल रही थी। वो जो पहले सहम कर उस लड़की को देख रही थी, अब एक शेरनी बनकर उस पर झपट पड़ी थी। बहराम खानज़ादा तेजी से आगे बढ़ा और शानज़े को रूबी से पीछे हटाया। हाथ मत लगाएं मुझे आप, शान से बुरी तरह मज़ाहमत करती बहराम से खुद को छुड़वाती फूट फूट कर रोने लगी थी। रोमियो शानज़े की मौजूदगी में अंदर नहीं आ सकता था और रूबी के हाथ से खून का फव्वारा बह रहा था। बहराम खानज़ादा ने शानज़े की कलाई पकड़ी और उसकी मज़ाहमत को खाते में लाए बगैर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने बेडरूम की जानिब बढ़ने लगा। रोमियो उन दोनों के जाते ही रूबी की तरफ बढ़ा, उसे बाजू से पकड़कर ज़मीन से उठाता सोफे पर बैठा गया। वो फर्स्ट एड बॉक्स आता उसे ट्रीटमेंट देने लगा। पापा बेबी शादी कर चुका है तथा तुमने मुझे बताया। कम ऑन रूबी, तुम तो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो जैसे बीस ने तुम्हें अपने पसंद से बेखबर रखा हो। बंद करो ड्रामा, नशे में होने की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। भाभी से 2 थप्पड़ खाकर सारी एक्टिंग भूल गई होगी। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें कभी भी कोई इमोशनल अटैक होगा। रोमियो उसकी पट्टी करता बोला था, मुझे बीस्ट के पास जाना है, बीस्ट तुम्हें जान से मार देगा, उस वक्त गलती मत करना। उसके सामने जाने की, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। तुम अपनी एक्टिंग बंद बाद में कंटिन्यू करना। रॉबर्ट तुम्हारी वजह से चौंकना होकर भाग गया है पाकिस्तान से और ये बात बीस्ट जान गया है। बेहतर है तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। उठाओ अपना ये सारा सामान, भाभी ने देख लिया तो 2 थप्पड़ और लगा देंगी और क्या पता इस दफ़ा तो तुम पर पेट्रोल ही डालकर। वैसे भी तुम भी किसी भी काम की नहीं हो। रोमियो उसको बातें सुनाता, उसे फ़ौरन से यहाँ से भेजना चाहता था। वो कुछ देर अपने बॉस का आराम चाहता था जो उसका दोस्त भी था। वो इस मिशन से अब बुरी तरह से उकता गया था। बहराम को बीवी भी गुस्से की हालत में फ़ौरन ही रिएक्शन देने वाली मिली थी आज, जिसने रूबी का दिमाग ठिकाने लगा दिया था। वो दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर कैब में बैठती ईशा के फेवरेट रेस्टोरेंट दोपहर का लंच करने के लिए जा रही थी। बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी। मौसम पहले के ही ज़्यादा खुशगवार हो गया था। ज़मीन से उठती मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बहुत सुकून बख्श लग रही थी। मशी, आज क्या खाने का मूड हो रहा है तुम्हारा? ईशा अंसारी मेन्यू कार्ड देखती हुई मशाइम से इफ्तिसार करने लगी, जो अपने स्नैक्स बनाकर बाकी सोशल ऐप्स में स्टोरी लगा रही थी। ईशू, मेरे लिए बीफ स्टेक, 2 वाइट मशरूम सॉस ऑर्डर कर लो। अपने लिए चिकन की कोई डिश मंगा लो। वैसे भी तुमने चिकन के अलावा और खाना भी क्या होता है? सिंगल पसली हो रही हो, बिल्कुल डाइट अच्छी रखो अपनी। मशाई में स्टोरी लगाकर अपना मोबाइल साइड पर रखती ईशा को देखकर बोली थी, उसे वो कमज़ोर लगती थी जो खाने की चोर थी। बिल्कुल प्लीज़ तुम भी बीफ स्टिक नहीं खाओ ना, मैं कुछ और ऑर्डर कर लेती हूँ। चाउमीन खा लो ना। ईशा नो स्टिक के नाम पर ही मुंह बना लिया था। वो मीट नहीं खाती थी, उसे बस चिकन की बनी हुई डिशेस ही पसंद थी। लेकिन मशाइम वो खाने की शौकीन थी। ईशा को कन्फ्यूज़ होकर मेन्यू कार्ड को घूरते देखकर मशाइम ने उसके हाथ से कार्ड लिया और वेटर को बुला लिया। यस मैम, आप आज क्या ऑर्डर करेंगी? ईशा और मशाइम हफ्ते में 2 बार तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आती थी। वो अक्सर यहाँ रायान के साथ आया करती थी और कभी कभी वो बिजी हो तो फिर ड्राइवर के साथ आ जाती थी और फिर खाना खाकर वापस चली जाया करती थी। ईशा अंसारी की फैमिली का माहौल बेहद आज़ाद था, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। फिर मशाइम भी तुर्की में बड़ी हुई थी। वो भी एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, बल्कि वो ईशा से ज़्यादा ही ओपन माइंडेड थी। उसके बाबा सलार साहब ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन जब से वो पाकिस्तान आए थे उन्होंने मशाइम को ड्रेसिंग चेंज करने का कहा था, क्योंकि पहले वो छोटी बच्ची थी मगर अब बड़ी हो रही थी। 2 माह बाद 18 साल का होना था। वो अब समझदार थी, मगर वो लोग इस्लामाबाद जैसे आज़ाद शहर में रहते थे जहाँ हर दूसरी लड़की मशाइम से ज़्यादा पोर्ट ड्रेसिंग करती थी। इसलिए वो अपने बाबा की बात को अभी तक सीरियस नहीं ले रही थी। उसे वेस्टर्न ड्रेसिंग पसंद थी और वो अपनी पसंद के लिबास पहनना ही पसंद करती थी। 2 क्रीमी पास्ता ले आए और एक स्मॉल पिज़्ज़ा बारबेक्यू फ्लेवर वाला। उसके अलावा 2 पीना कोलाडा ले आए। मशाइम ने वेटर को ऑर्डर नोट करवाकर अभी मेन्यू कार्ड नीचे रखा ही था जब वेटर बोला, मैम आज आप कुछ स्वीट ऑर्डर नहीं करेंगी? मशाइम खाने की तैयारी में हो और वो स्वीट डिश ना खाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? ऑफ कोर्स ऑर्डर करना है, पर पहले खाना तो खा लूँ ना। आप एक काम करें, एक मोल्ट एंड लावा केक, 2 वनीला आइसक्रीम भी लिख लें, जब हम लंच कर लेंगे फिर ले आइएगा। मशाइम ऑर्डर नोट करवाकर ईशा को ही देख रही थी, जो किसी को देख कर सकते में जा चुकी थी। ईशू, क्या हुआ है? तुम किसको? कक्का किसी को भी नहीं। मशाइम जो पीछे ही मुड़ने लगी थी कि ईशा ने फेक सी स्माइल करके उसका हाथ पकड़ लिया। हम कितनी दफ़ा यहाँ आए ना, खोरा ऑफ टॉप पर अपना मील एंजॉय नहीं किया, आज हम रूफटॉप पर लंच करते हैं। ईशा फ़ौरन से अपना पर्स पकड़कर खड़ी हुई थी, मगर ईशा चलो ना मशाइम जो फिर से कुछ कहने लगी थी कि ईशा उसकी बात काटकर उसे फ़ौरन रूफटॉप की तरफ ले गई। वो मास्क वाला आदमी कैसे घूर रहा था, शर्म ही नहीं आ रही थी बदतमीज़ को। मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। और वो उस रात जो मेरे रूम में आया था, कहीं ये वही तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? ईशा जो मशाइम के पीछे बैठे एक लंबे चौड़े आदमी को मुँह पर मास्क और सर पर कैप लगाकर मेन्यू कार्ड पकड़े खुद को घूरता पाकर अनकंफर्टेबल होकर अपने टेबल से उठकर रूफटॉप पर जा रही थी। वो अपने जहन में आती सोचों को झटक गई। मशाइम अगर उसे
उसे देख लेती तो उसने यही लड़ाई शुरू कर देनी थी और कोई बात नहीं थी कि वो उस आदमी की आंखें ही नोच लेती, इसलिए उससे अपनी टेबल से उठने में ही आफियत समझी। वो दोनों अब रूफ टॉप पर बैठी अपना लंच एंजॉय कर रही थी जब ईशा से खाने के दौरान थोड़ी सी ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गई। ओह नो, ये भी ही गिरनी थी। वो अपने कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हो गई। मिश्री, तुम लंच कंटिन्यू करो, मैं अपना ड्रेस वॉश करके आती हूँ। ईशा रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाने के लिए एहतियात से सीढ़ियां उतरती अपने ही ध्यान में जा रही थी। वॉशरूम बेसमेंट में एक कॉर्नर पर बना हुआ था। ईशा जैसे ही लेडीज वॉशरूम में एंटर हुई, किसी ने पूरी ताकत के साथ उसका मुंह पकड़ा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। वो जो कोई भी था, उसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी। शहरयार खानजादा कुछ देर पहले ही हवेली पहुंचा था। वो सब लंच कर चुके थे और इस वक्त हवेली की लाउंज में बैठे हुए थे। गजाला खानम ने अहद खानजादा को बता दिया था कि शानजे को यूनिवर्सिटी पिक करने के लिए बहराम खानजादा जाएगा और वो नहीं चाहती थी कि आज हवेली में उनका बेटा अहद खानजादा कोई तमाशा लगाए, क्योंकि बहराम खानजादा को उन्होंने खुद शानजे खान की यूनिवर्सिटी जाने का बताया था और ये भी हुक्म दिया था वो खुद अपनी बीवी को वापस हवेली लाए। वो जानती थी शानजे खान ने बहराम खानजादा को अपने जाने का नहीं बताया होगा और वो नहीं चाहती थी उन दोनों में कोई बदमस्की हो और अभी से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। अहद ने एहतजाज करने की कोशिश की, जिस पर गदारा खानम ने उसे झाड़ पिला दी और बेकरी से मिठाई लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि मिनहान खानजादा और इंशार खान की शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी, जो आई से एक हफ्ते की बात की थी। इस वक्त अहद खानजादा, बहराम खानजादा और शानजे खान हवेली में नहीं थे, जबकि बड़ों ने आपसी मशवरे के साथ धूमधाम से शादी की तारीख रख दी थी। बल्कि यही नहीं, बड़ों ने फैसला किया था कि बहराम और शानजे की हवेली आने पर उनकी शादी की भी बात की जाएगी और उन दोनों को रजामंदी जानकर फिर शानजे की भी रुखसती इंशाल के साथ ही कर दी जाएगी। मगर वो दोनों थे कहाँ? अभी तक हवेली क्यों नहीं लौटे थे? सब उनके हवेली पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। मिनहान खानजादा गहरी नजरों से अपने सामने बैठी हुई इंशाल खान को देख रहा था, जो गजाला खानम के साथ सर झुकाए बैठी थी। उसका नूरानी चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। मिनहान खानजादा ने शिद्दत से महसूस किया था कि वो बिल्कुल चुप बैठी हुई है, उसके चेहरे पर खुशी का कोई एक नुक्ता भी नहीं है। नाज़िम खानम ने शहरयार खानजादा से इंशाल खान की धूमधाम से रुखसती मांगी थी, जिस पर वो दिल से रजामंद हुआ था और एक हफ्ते की बाद की तारीख दे दी थी। शहरयार खानजादा बेहद खुश था। वो बड़े भाई होने का फर्ज अदा करना चाहता था। वो अपने साथ नाराज बैठे मिनहान खानजादा की मोहब्बत भरी निगाहें अपनी बहन पर कब से देखे जा रहा था। वो इंशाल के लिए किसी और को मुखातिब कर ही नहीं सकता था। उसकी बहन को अगर कोई नाजुक फूल की तरह रख सकता था तो वो सिर्फ मिनहान ही था, जो एक लंबे अरसे से शहरयार खानजादा से उसकी बहन मांग रहा था। और जब सभी उसके खिलाफ हो गए थे तो उसने जबरदस्ती इंशाल से निकाह कर लिया। अब क्यों मुंह बना हुआ है भाई? मान तो गया हूँ तुम्हारी शादी के लिए। शहरयार खानजादा अपने साथ बैठे नाराज शहजादे को देखकर बोला था। तरसा तरसा के माने हैं, आप मेरी हड्डियां खोखली करवाकर अपनी बहन रुखसत कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, पहले साल ही 2 बच्चों का मामू बनाऊंगा आपको। मिनहान खानजादा उसकी तरफ देखकर जुमाइनी अंदाज में बोलकर अपने मोबाइल पर आती कॉल सुनने की गर्ज से सोफे से उठा था। उसकी बात सुनकर शहरयार खानजादा का मुंह लाल हो गया था। मुंह लाल करने से कुछ नहीं होता, आप भी शादी कर ले, मैंने बाबा के साथ साथ चाचू भी तो बनना है। वो जाते जाते भी शहरयार खानजादे के सुर्ख चेहरे को देखकर हंसते हुए बोलकर वॉकआउट कर गया था। शहरयार खानजादा की आंखों के सामने वो पटाखा आई थी जो उसके हवासों पर छाने लगी थी, जिसके नाम पर अब उसका दिल धड़कने लगा था। वो शदीद खौफ से अपना दिल बंद होता महसूस करती, मरने के दर पर थी। ईशा बुरी तरह मुज़ाहमत करती खुद को उस वजूद की गिरफ्त से सख्त गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। उसकी गिरफ्त इतनी ज़्यादा जानदार थी कि वो लम्हों में ही थक चुकी थी। मुसलसल मज़ाहमत करते हुए उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके गालों के साथ साथ उस वजूद के हाथों को भी गीला कर रहे थे, जो उसके लबों को कैद किए हुए थे। उसके दोनों हाथ पीछे कमर की जानिब बैंड किए हुए थे। वो जो भी था, उसके जिस्म से उठती खुशबू ईशा शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो उसको दीवार से लगाए खुद को उसके टच होने से रोके हुए था। ईशा का रुख दीवार की तरफ था। वो उसको देख नहीं सकती थी। वॉशरूम में अंधेरा था, तमाम लाइट्स ऑफ थी। बहुत डिठो मिस ड्रामा क्वीन, इस रात को तुम्हारे कमरे में आकर प्यार की जुबान इस्तेमाल की थी ना। मैंने कि लड़की के हुस्न का हकदार सिर्फ उसका शौहर होता है, वही उस हुस्न को सराहता है तो बेहतर है। वही भारी लहजे में बेहद गंभीर आवाज़ जो उस रात ईशा के होश उड़ा चुकी थी, एक बार फिर से उसके जिस्म में कपकपी तारी कर गई। ईशा के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे थे। तुम्हें कुछ इल्म है? तुम क्या गजब ढा रही हो इस तरह की ड्रेसिंग करके? मैं तो तुम पर फिदा हो गया हूँ। आ जाओ, तुम्हारे हुस्न को अच्छी तरह खराज तहसीन पेश करूँ, इनाम दूँ अपनी नाफरमानी का। उसके लहजे में तेज था। वो ईशा के दोनों हाथ आज़ाद करता उसकी बैग अपने सीने से लगा गया। ईशा को लगा उसका जिस्म बेजान होने वाला है। वो अपना मुंह से उसका हाथ हटाने की कोशिश करती, जब वो एक झटके में उसे सीधा करके दीवार पर पटक किया। ईशा की कमर जोर से दीवार पर लगी थी। उसके मुंह से निकलने वाली कराह उस नकाबपोश के हाथ के नीचे ही दब गई थी। वो उसकी लहू आलू सियाह आंखों में देखती, खौफ से पसीने में नहाई थी। उसके मुंह पर मार्क्स था, सिर्फ सियाह आंखें ही नजर आ रही थी। वो उसके करीब आता, उसके कान के करीब झुका। ओ, अगली बार अगर खुद को यहाँ करने का जुर्म किया तो मैं कसम खाता हूँ बिस्तर पर
ले जाकर इतनी शिद्दत से तुम्हारे हुस्न को सराहूंगा कि तुम अगले 2 दिन चलने के भी कासिर हो जाओगी। तुम्हें बीवी बना लूंगा अपनी और जिंदा शौहर होने का मतलब समझाऊंगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस था। अगली मुलाकात मेरे बिस्तर पर होगी तुम्हारी। उसकी बात सुनकर ईशा की सांस रुक गई। उसका मुंह लट्ठे की मानिंद सफेद हो गया। खौफ से उसका दिल जोर जोर से धड़कता फटने के करीब हो गया। उससे पहले वो फिर से बेहोश होती, वो उसके मुंह से अपना हाथ हटाता, अपने कंधों से अपने शॉल उतारकर ईशा के गिर्द ओढ़ता, उससे दूर होता जाने के लिए मुड़ा ही था जब ईशा लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगी, काका कौन हो तुम, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? बेबी मैं आपका होने वाला शौहर हूँ और आखिरी सांस तक आपका पीछा करता रहूंगा। ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो वरना फिर से बेहोश पड़ी होगी। खाया पिया करो, जान बनाओ ताकि तुम्हारे अंदर आयरन की कमी पूरी हो, वरना तुमने तो हमारी फर्स्ट नाइट ही फौत हो जाना है। जल्दी आऊंगा तुम्हें अपना बनाने, खुद को मेरे लिए छुपा कर रखो, भूलना मत ये तुम्हारा लास्ट टाइम था। मेरी बात को तुम इग्नोर करने में अपनी कॉलोफेल का कितना पक्का हूँ, ये तुम फिर से गलती करने पर मेरे नाम के घूंघट में छुपी अच्छी तरह जान जाओगी। इस चादर से खुद को ठीक से कवर करो और जाओ, तुम्हारी कजन परेशान हो रही होगी। वो ईशा की खराब हालत देखता उसे एक आखिरी बार वार्न करता हाथ बांधे वहीं खड़ा हो गया। ईशा बहुत बुरी तरह सहम गई थी। वो फिर से उसके करीब आने लगा। प्लीज तुम मेरे करीब मत डार्लिंग, जितने डरोगी उतना डराऊंगा। फिलहाल तुम मुझ पर हलाल नहीं, इसलिए तनाई में रहना बेहतर नहीं। और मुझे पक्का यकीन है मेरे जाने के बाद तुमने जमीन रोस हो जाना है, इसलिए तुम पहले चली जाओ। वो उसके लिए वॉशरूम का दरवाजा खोलता तहक्कुम भरे अंदाज में बोला था। ईशा एक सेकंड की भी देरी के बिना वॉशरूम से भागती हुई निकली थी। उसके जाते ही वो अपनी आंखों से लेंस उतारकर डस्टबिन में फेंकता, अपनी जलती आंखों में पानी के छींटे मारता रेस्टोरेंट के अपोजिट साइड पर खुलती खिड़की से वापस वैसे ही चला गया जैसे वो आया था। उसने अपने कान में लगे हुए ईयरपीस को डिस्कनेक्ट किया, अपनी गाड़ी में बैठकर एक नज़र रूफटॉप की तरफ देखकर तेजी से वहां से निकल गया। मेरी सोच से ज्यादा डरपोक है यार, ये तो ऐसे स्पीड में भागी है जैसे पता नहीं क्या करने वाला था मैं। उफ, एक तो आंखें भी इतनी जल रही हैं, लेंस नहीं तेजाब हो जैसे। मोरे से बात करनी पड़ेगी, इज्जत से रिश्ता भेज देता हूँ, पर पहले वो मान तो जाए। बस साफ साफ बता दूंगा मोहब्बत करता हूँ, पसंद हो मुझे, शराफत से हवेली आ जाओ वरना गोदी में उठा लाऊंगा अपनी मिस ड्रामा क्वीन को। वो उसकी सहमी हालत याद करता खुद से बातों में मसरूफ था। उसकी गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। बहराम हाथ छोड़े मेरा, मैंने कहा हाँ छोड़े मुझे। बहराम खानजादा बहुत सख्ती से शानजे खान को बाजू से दबोचे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा जब शानजे ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए शदीद मज़ाहमत करती खुद को उससे आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहराम खानजादा उसकी शदीद मज़ाहमत को किसी भी खाते में लाए बगैर उसे एक ही जुस्म में झुककर अपने मजबूत कंधों पर डालता, उसकी बैक पर बेबाक का स्लैप करता लंबे लंबे कदम उठाने लगा। उसके कंधों पर सवार शानजे खान अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करती हुई बहराम खानजादा की कमर पर मुक्के मारती उसकी साइड गर्दन की तरफ अपना मुंह ले जाकर जोर से अपने दांत काट गई। वो बहुत बेरहमी से उसको काट रही थी। बहराम खानजादा दांत पर दांत जमा उसका बेरहम वार बर्दाश्त कर रहा था। वो अपने मास्टर बेडरूम में पहुंचकर ठोकर मारकर उसका दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ और किसी रेसलर की तरह अपनी गर्दन के साथ जोक बनकर चिमटे हुई शानजे को राउंड शेप बेड के नरम गद्दे पर फेंक गया और उसे एक लम्हे का भी मौका दिए बिना उसके ऊपर साया फिगन हो गया। उसके दोनों हाथों की कलाइयों से पकड़कर शानजे के सर के ऊपर पिन किया और उसका जबड़ा जोर से अपने गिरफ्त में ले लिया और उसकी आंखों में अपनी सियाह सुर्खी माइन आंखें गाड़ गया। शानजे खान की शहद आंखों में आज उसे शदीद जलन नजर आ रही थी। वो शहद रंग आंखें जो बहराम खानजादा से बातें किया करती थी आज उनमें बेहद जलन थी, शदीद गुस्सा था और एक गुरूर भी था जो बहराम खानजादा को साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या बदतमीजी की है तुमने मेरी दोस्त के साथ? बीवी मेरे हाथ छोड़े, आपके साथ भी अच्छी वाली बदतमीजी करके दिखाती हूँ। बहराम खानजादा को उसके शेरनी से रूप को देखकर अभी तक शौक की कैफियत में था। वो रूबी को थप्पड़ मारने के बाद उसे भी बहुत मार चुकी थी। बहराम खानजादा उसे देखकर हैरत से बोल ही रहा था जब गुस्से से भरी शानजे खान ने उसकी बात काटी और अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। बहराम खानजादा उसके चेहरे पर अपने सख्त गिरफ्त से तकलीफ के आसार और उसकी शहदरंग आंखों में फिर से मोटे मोटे आंसू भरते देखकर उसका हाथ पर अपनी गिरफ्त न होने के बराबर कर गया। उसे खुद को से घूरता पाकर वो उसके होठों पर भी बाकी से अपने अंगूठा सहलाकर तिश्ना निगाहों से देखकर उसके सुर्ख लबों पर झुकता जब वो अपना मुंह फेर गई। बहराम खानजादा को शदीद गुस्सा आया उसकी उस हरकत कर। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसके दोनों हाथ आज़ाद करता उसके गालों पर अपना मुंह रखकर फिर से उस पर झुकने लगा जब वो उसके सख्त हाथ की हथेली पर जोर से चक काट गई। शानजी अपनी हद, बहराम आप अपनी हद में रहें। बहुत डरा धमका लिया मुझे आपने, बस अब और नहीं। बहराम खानजादा जो गुस्से से उस पर से उठने लगा था कि शानजी उसको कॉलर से पकड़कर खुद पर झुकाती, अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर उसे बेड पर धकेल कर
खुद उसके ऊपर आई थी। बहराम खानज़ादा ने अपना जिस्म खुद उसके मुताबिक धकेला था, वरना शानज़ जैसी नाजुक वजूद लड़की कहाँ उस लंबे चौड़े वजूद को 1 इंच भी हिला सकती थी। वो देखना चाहता था वो गुस्से और जेलसी में किस हद तक जा सकती है। उसे खुद अपने ऊपर हक से आते देख बहराम खानज़ादा सब कुछ भूला था। वो उसकी बेहद गहरी बेबाक तशनीगा निगाहों से देखने लगा। शानज़ी खान का सांस फूला हुआ था, गीला अबाया उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था, जबकि उसका वजूद लरज़ रहा था, जिससे उसके कुंदम व नशीब व फराज हसीन मंजर पेश कर रहे थे। उसकी शहद आंखों में इश्क करने वाली बीवी की जैसी जलन थी। क्या बकवास कर रही थी वो? क्या लगती है आपकी? आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। जान ले लूंगी मैं आपकी, मेरा हक किसी और को देने का सोचा भी तो उस काली डाइन को तो मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी। आपके जिस्म पर मौजूद नाखूनों के निशान उसी डाइन के हैं ना? वो गुस्से से पागल होती बहराम के ऊपर बैठे बैठे ही उसके चेहरे पर झुककर बोली थी। अंदाज खासा लड़ाका बीवियों जैसा था। बहराम खानज़ादा तो उसकी बातें उसका पॉजिटिवनेस अंदाज देखकर रह गया। वो डाइन है उसका तो मुझे पता नहीं, मगर तुम खून पीने वाली चुड़ैल हो ही पता चल गया है। वो आग में मजीद तेल छिड़कने वाला काम करता शानज़े को आग बगोला कर गया। चुड़ैल खून पीने के साथ साथ कच्चा दिल भी निकाल कर खाती है। वो गुस्से से बोलकर बहराम खानज़ादा की शर्ट, जिसके ऊपरी बटन पहले ही खुले थे, जो शानज़े के जोर लगाने से बाकी के भी टूट गए थे, वो अपने हवासों में नहीं थी। वो उसकी शर्ट के बटन तोड़ती, उसके दिल के मुकाम पर झुककर पूरी ताकत के साथ काटने लगी और इतनी बुरी तरह से काट दिया कि बहराम की चेस्ट के फूले मसल से खून निकलता हुआ शानज़े खान के मुंह में घुल गया। वो अपने उस एक्ट से बहराम खानज़ादा को टर्न ऑन कर चुकी थी। वो शानज़े को उसकी कमर की दोनों साइड से जोर से पकड़कर खुद पर फिक्स करता अपनी एक ही बेबाक जिसारत से होश में ले आया था। वो उसकी लैप में थी। बहराम खानज़ादा का सख्त जिस्म शानदार शिद्दत से महसूस कर गई थी। वो जलन से इतनी पागल हो गई थी कि अपनी पोजीशन का भी ख्याल नहीं कर पाई। वो करंट खाकर उसके सीने से अपना मुंह दूर करती लाल अंगारा होकर उसे गुस्से से एक घुड़ी से नवासी उसके ऊपर से उतरने लगी। जब वो उसे और भी सख्ती से पकड़ गया, उसकी सांसें बेहद फूली हुई थी। तुम्हारी सांसें इस तरह फूल रही हैं जैसे मैं तुम्हारी रूह की तंग गहराई में उतर गया हूँ। जितनी जख्म तुमने मुझे दिए, अब मेरी बारी है तुम्हें चबाने की। बहराम खानज़ादा गहरी बेबाक आवाज़ में बोला था। भूल जाए कि अब मैं आपको छूने भी दूंगी खुद को। आपसे बड़ा बदला बाज कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। बहराम वो अभी भी गुस्से में थी और बगैर सोचे समझे बोलकर अपनी मौत को दावत दे गई थी। अच्छा, तुम मुझे खुद को छूने से रोकोगी? मैं भी देखता हूँ तुम ये कैसे करती हो। वो उसे एक ही झटके में अपने नीचे करता, फौरन से अपनी शर्ट रिमूव करता जमीन पर उछाल गया। उसने शानज़े को भी अबाए की कैद से आज़ाद किया और उसकी गर्दन पर झुक गया। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए उसकी कमीज़ के जिप में हाथ उलझाकर खोलने लगा। जब शानज़े उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती, खौफ से कांपने लगी थी। बहराम खानज़ादा उसको कमीज़ के बोझ से आज़ाद करता, उसकी स्ट्रैप में अपना हाथ ले जाकर उसके जिस्म पर मौजूद आखिरी पर्दा भी हटाने की गर्ज से अनहुक कर गया और उसकी धड़कनों को अपने हाथों से भींचकर उन पर झुक गया। चैलेंज किया है ना तुमने मुझे, फातिया पढ़ लो खुद पर, क्योंकि हमारे मिलन का वक्त हुआ चाहता है। शानज़े खान का जिस्म तैश की आंख से झुलस रहा था। वो बेहद कमगो नाजुक मिजाज लड़की थी, मगर उसके लाला ने उसे अपने हक के लिए लड़ना और छीनना दोनों सिखाया था। वो अपनी बहन को बहुत मजबूत औरत बनाना चाहता था, वो जो वक्त आने पर अपने लिए स्टैंड ले सके। और आज शानज़े खान ने अपने लाला की हमेशा खुश रहने की दुआ की थी, जिसका बहुत अहम रोल था उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में। वो खुद पर झुके बहराम खानज़ादा को बगैर कोई मज़ामत किए देख रही थी। उसने जितना गुस्सा करना था वो कर चुकी थी। वो जानती थी बहराम खानज़ादा उसके साथ करने वाला क्या है। वो हर पर्दा उतार कर भी उसको वो हक नहीं देगा जो शौहर बहक जाने पर अक्सर दे देते हैं। वो शानज़े को हर तरह से अपनी शिद्दत से बहक जाने का समा बनाकर भी वो आखिरी हद पार नहीं करता था। वो ये सदा वो खुद को उससे मोहब्बत करने की देता था। वो आज भी उसकी आग में जल रहा था जिसमें उसको अपनों ने उस बुरी तरह झोंक दिया था। शानज़े जानती थी वो उसको अपनी मर्जी से छूकर अपने जज्बात में तुग़यानी मचाकर खुद को उसके वजूद की तिश्नगी की सज़ा देगा। और यही हुआ। बहराम खानज़ादा उसके दोनों हाथों को कलाइयों से दबोचकर उसके जिस्म का एक एक पर्दा हटा गया। और यही नहीं, उसने खुद को भी हर तरह की रुकावट से आज़ाद कर दिया। शानज़े खान सर से पाँव तक गुलाब हुई थी। कमरे में अंधेरा था, लाइट्स ऑफ थी, खिड़कियों पर पर्दे डले थे जो दिन का उजाला कमरे में फैलने से रोके हुए थे, मगर अंधेरा ऐसा भी ना था कि वो एक दूसरे को देख ना सकते। बहराम खानज़ादा उसकी दोनों धड़कनों पर झुका हुआ बारी बारी अपने लम्स बिखेर रहा था। वो अपने लबों से ज़्यादा अपने दांतों का इस्तेमाल कर रहा था। उसके दांतों की चुभन से शानज़े खान के मुंह से आहें निकल रही थी, मगर वो साकित हुई अपनी आंखें मीचे उसका तैश उसकी सज़ा अपने वजूद में सहन कर रही थी। बहराम खानज़ादा के हाथ उसके बैली बटन से होते थाइस पर अपने शिद्दत भरा लम्स बिखेरने लगे थे। वो उसकी दोनों लेग्स को बेदर्दी से ओपन करके अपनी अंगश से शानज़े की एहसासियत महसूस कर रहा था।
वो अब हल्का सा दर्द महसूस करके तड़पने लगी थी। बहराम खानज़ादा अपना मुंह उसकी धड़कनों से निकालकर उसको आंखें पीछे दर्द बर्दाश्त करते देख उसके लबों पर झुका था। वो उसके होठों को अपनी कैद में लिए उनका रस अपने हलक में उतार रहा था। यही नहीं, उसके हाथ की हरकत में शिद्दत आई थी जिससे शान से दर्द से भरी मीठी सिसकियाँ लेने के लिए मचली थी, मगर बहराम के लब उसकी सिसकियों को खुद में समा गए थे। वो उसके माथे के साथ अपना माथा टिकाता खुद को शानज़े पर फिक्स करने लगा। वो भी देखना चाहता था कि शानज़े कब तक मुज़ाहमत नहीं करती और वो क्यों फर्माबरदार बीवी बनी हुई है जबकि उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। सिर्फ निकाह ही तो हुआ है उनका। बहराम के सख्त जिस्म को खुद से टच होने पर शानज़े का दिल ज़ोर से धड़का था। वो अपनी हद पार नहीं कर सकता था। जिसने नशे की हालत में अपने हुदूद से तजावुज़ नहीं किया तो फिर वो आज होश में कैसे कर जाता। क्यों मुज़ाहमत नहीं कर रही? क्या तुम तैयार हो इसके लिए? शानज़े के हाथ आज़ाद करता, उसके एक हाथ से खुद को होल्ड करवाता मखमूर लहजे में बोला था। शानज़े का चेहरा उस धुआंधार हुआ था। वो खौफ से अपना हाथ पीछे कर गई। शौहर को उसका हक देने के लिए बीवी हर वक्त ही तैयार रहती है, फिर चाहे उसके शौहर की ज़िंदगी में दूसरी औरत ही क्यों ना मौजूद हो। शानज़े अपना हल तर करती लहजे को मजबूत कराने की कोशिश करती बोली थी, हाँ सही कहा, वो बीवी जो शौहर को अपना मानती है, लेकिन मैंने तो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने लिका में लिया है ना, और माजी में तुम्हारी आबरू भी छीनने की कोशिश की थी। क्या भूल गई हो अपने बोले हुए अल्फाज? बहराम खानज़ादा खुद को उस शिद्दत से महसूस करवाता बोला था। वो जज्बात की आखिरी हद में पहुंच गया था, जबकि उसकी बाहों में मौजूद शानज़े भी हर तरह का दर्द सहने को तैयार थी, मगर वो जानती थी बहराम अपना हक नहीं लेगा। वो खुद को उससे महरूम करके फिर से सज़ा देगा। मैं कम उम्र थी, ना समझती उस वक्त, उस कम उम्री में ही तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। शानज़े खान, भूलो मत कि तुमने कम उम्री में एक कत्ल किया है जो कि मेरे दिल का है। मेरे वजूद आज भी झुलस रहा है। मैं जानता हूँ तुम मेरा बोला गया हर लफ्ज़ सुन चुकी हो और अब मुझे हील करने के लिए रुखसती से पहले खुद को मुझे सौंप रही हो। तुम मुझे आज जिस्म का भूखा ही समझ रही हो। निकाह की रात तक मैं तुम्हारी उन आंखों में अपने लिए वो नफरत देख चुका हूँ जो एक लड़की की आंखों में उसके गुनाहगार की होती है, पर फिर आज ये जलन, ये मलाल क्यों? क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? अगर तुम मुझ पर रहम इसलिए खा रही हो कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी, तो आज मैं तुम्हें बता दूं, इंसान का माजी कभी भी उसका मुस्तकबिल नहीं बन सकता। उठो, अपने कपड़े पहनो, तुम्हें हवेली छोड़ाऊं। बहराम खानज़ादा का लहजा एक लम्हे को दर्द में डूबा था, मगर फिर वो वही लापरवाही और बेहिसी का खोल से खुद पर चढ़ा गया था। उसके नीचे लेटी शानज़े जो कुछ देर पहले लाल गुलाब बनी हुई थी, वो अपने लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो गई थी। वो उससे अब मोहब्बत नहीं करता था। शानज़े का दिल उससे मलामत करने लगा। पता नहीं क्यों उसके दिल में एहसासात का समुंदर जन्म लेने लगा। वो उसके ऊपर से जज्बात की आखिरी हद पर खुद को पहुंचाकर हट गया। उसको खुद को सदा दे के मेरे वजूद से महरूम रहकर। शानज़े उसे वॉशरूम की जानिब पड़ते देखती बंद होते दिल से बोली थी, जब तक जिंदा हूँ जैसे रेपिस्ट करार दे दिया जाए, उससे मेरी होने का हक नहीं मांगते। अब अपनी फजूल की बकवास बंद करके कपड़े पहनो। अपनी चची तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। बहराम खानज़ादा बगैर मोड़े तंजिया हंस कर बोलता वॉशरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। ठंडे पानी का शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया, जबकि शानज़े तो उसकी सुनकर मलाल की गहराई में गिर गई। वो उसकी गुनहगार थी। उसने ही बहराम खानज़ादा को हील करना था। वो अब उसे वो बाहें फराहम करना चाहती थी जहाँ लेट कर वो चीखें चिल्लाए और अपने अंदर मौजूद हर गम से अपनी रूह का बोझ हल्का कर दे। वो समझ गई थी कि उसे क्या करना है और अब वो राज़ी थी अपनी नासमझी में की गई गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए। आज सुबह ही जब वो यूनिवर्सिटी आ रही थी तो उसकी मोरे गज़ाला खानम ने शानज़े से रुखसती की बात की, क्योंकि वो बहराम खानज़ादा को 4 रातों से शानज़े के कमरे रात के अंधेरे में जाते देख चुकी थी और उन्हें इतना समझ आ गया था कि वो अब उसकी बीवी उसे सौंप देने का हो गया था। उसकी तकमील शानज़े को रुखसत करके अब उन्हें कर देनी चाहिए थी। वो दोनों ही जवान खून थे, बहक जाते तो मामलात ख़राब हो जाते। गज़ाला खानम अपनी बेटी शानज़े खान की गर्दन पर वो निशाना देख चुकी थी जो एक मोहब्बत करने वाले शौहर अपनी बीवी को अपने रंग में रंगने से पहले देता है। उन्होंने शानज़े को आज सुबह ही कह दिया था वो उसकी रुखसती करना चाहते हैं, जिस पर शानज़े ने खामोशी इख्तियार करके उनका फ़ैसला और भी पुख्ता कर दिया। बहराम का हर रात शानज़े के कमरे में जाना अगर अहद देख लेता तो हवेली में कुरान मत जाना था, इसलिए बेहतर था हर काम इज्जत से अपनी तकमील पर पहुंच जाए। वो ज़मीन की जीनत बने अपने कपड़े पहनती, अपने अबाया पहनकर सोफे पर जाकर बैठ गई। जब उसकी नज़र बहराम खानज़ादा की बेड की साइड टेबल पर पड़ी और वो मज़ीद गमज़दा हो गई। साइड टेबल पर एक कांच का फ्रेम बना जिसके 2 पलड़े थे। उसके एक पलड़े में शानज़े खान की तस्वीर थी, जबकि दूसरे में मरियम खानम की थी। बहराम खानज़ादा किस कदर बिखरा हुआ था, शानज़े खान को अब शिद्दत से एहसास होने लगा। वो उसकी हर तकलीफ बांटना चाहती थी, वो उसे हर गम से बाहर लाना चाहती थी। उसे एक हमसफ़र बनना था जो हमराज भी होता था और दिल के दुख का राज भी होता है। ईशा, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो?
और ये शॉल किसकी है? ईशा को फूलती हुई सांसों कांपते वजह से पसीने से शराबोर देखती मशाइम परेशानी से अपनी चेयर से उठती उसके पास जाती बोली थी। वो उसे इस तरह देखकर खुद भी घबरा गई थी। मम्मा मिशी वो वहीं आया हुआ, वो मेरे रूम कौन आया? क्या बोल रही हो? रिलैक्स, आओ यहाँ बैठो। किसी ने कोई बदतमीजी की है? ईशा आप मुझे भी डरा रही हो, प्लीज रोना बंद करो। मशाइम उसे चेयर पर बैठा के पानी पिलाते बोली थी। वो लोग अक्सर बाहर आया आ जाया करती थी, मगर आज ये पहली बार था जब वो इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रही थी। वही जो उस रात मेरे रूम में आया था वो मुझे मेरे मुंह को जोर से, ईशा रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद करो। मैं एक काम करती हूँ, रायन भाई को बोलती हूँ वो हमें पिक करने आ जाए, तुम आओ मेरे साथ। ईशा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो एकदम से बुखार में तप गई थी। नहीं प्लीज़ नीचे, वो मार्क्समैन वो फिर से मुझे पकड़ लेगा, ईशा रोती ही बोली थी। मशाइम खुद परेशान हो गई थी, वो उसको कैसे हैंडल करे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ईशा बुरी तरह से कांप रही थी। मिशी मैं आज के बाद कभी भी ऐसी रेसिंग नहीं करूंगी, वरना मुझे अपने बेडरूम में ले जाएगा। ईशा खौफ से घबराकर मशाइम के साथ चिपक गई थी। ईशु चुप करो, मैं देखती हूँ किस बदतमीज ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है, मेरी मिस ड्रामा क्वीन को डरा दिया है। आओ मेरे साथ, हम रेस्टोरेंट के कैमरा चेक कर लेते हैं। मशाइम अपनी परेशानी साइड पे करती ईशा का ध्यान बटाने लगी। तुम भाई को नहीं बताना कुछ भी प्लीज़, अगर वो फिर से आ गया तो वो बहुत खतरनाक है, मुझे उठा कर ले जाएगा और अपने बेड। उफ इनफ ईशू, होश में आओ, तुम्हें कोई कहीं उठाकर नहीं लेकर जाने वाला, मैं साथ हूँ तुम्हारे। हम पहले कैमरा चेक करते हैं, फिर मैं भाई को, प्लीज़ भाई को नहीं। मशाइम उसकी कमर सलाते हुए बोल रही थी। जब ईशा ने अपनी बात पर जोर दिया, ओके ठीक है, भाई को नहीं बुलाती मैं, तुम चलो मेरे साथ सिक्योरिटी रूम। मशाइम उसके बाल सिमटती रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाती, कैमरा चेक करने लगी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था वहाँ जिसने वो सियाह मर्दाना शॉल पहनी हो। सारे कैमरे चेक कर लिए गए थे, मगर कुछ भी स्पॉट नहीं हुआ था। ईशा तो ये सोचकर रह गई कि वो आया कैसे, क्या पता वो अभी तक वॉशरूम में ही हो। मशाइम ने एक सिक्योरिटी के बंदे के साथ वॉशरूम भी चेक कर लिया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो ईशा की बात को उसका वहम समझ लेती, अगर उसके कंधों पर वो स्याह मर्दाना शॉल ना देखती। अब क्या हो सकता था? ईशा उससे बहुत घबराई हुई लग रही थी और वो नॉर्मल होकर ही ठीक से कुछ बता सकती थी, इसलिए मशाइम ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। उसने उबर बुक की और ईशा अपने साथ अपने घर ले गई। वो नहीं चाहती थी ईशा को उसकी खाला सादिया अंसारी इस तरह से घबराए और देखकर परेशान हो। आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं खानी? तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे आपकी, आए मैं आपको डॉक्टर के पास। नहीं मैं ठीक हूँ, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं चाय बनाने आ गई। मिनान खानज़ादा जो कॉल पर बात करते करते हवेली की पिछली तरफ चला गया था, वो किचन की विंडो से इंशाल खान को सर पकड़े कुछ बनाते देखता। तेजी से हवेली की साइड के स्लाइडिंग डोर से अंडर इंटर होता है, किचन की जानिब बढ़ाता और किचन में जाते ही इंशाल को उसके बैक साइड से हक करते परेशान से लहजे में बोला था। वो लड़की 3 दिन से उसके साथ एक कमरे में रही थी और मिनान खानज़ादा ने उसे पिछले 3 दिन से ऐसे ही बीमार सा पाया था, और आज से तो उसके अय्याम खास भी शुरू हो गए थे। उसका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म था। इंशाल डॉक्टर के पास जाने वाली बात सुनकर बुरी तरह घबराई थी। उससे बहुत खौफ आता था हॉस्पिटल से, जहाँ उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। वो बहुत खौफ खाती थी। उसने अपने बाबा को सारी सारी रात अपनी मोरी की तस्वीर को रो रो कर चूमते माफ़ी मांगते देखा था। उसके बाबा शहसवार खान उसे भी घंटों अपने सीने से लगाए रोते रहते थे। वो बहुत छोटी थी जब उसके बाबा भी उसे दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे। अगर उसे कोई बड़ी बीमारी निकली तो वो मिनान खानज़ादा के इश्क से वाकिफ थी, वो तो मर ही जाता। उसे किसी बड़ी तकलीफ में देखकर उसे किसी कीमत पर हॉस्पिटल नहीं जाना था। ज़्यादा दर्द है सर में, पेट में भी होगा ना? आप यहाँ चेयर पर बैठें, मैं आपके लिए खुद चाय बनाता हूँ। आखिर को एक अदद अल्लाह ने आपको इतने काबिल शौहर से नवाजा है, भाई फ़ायदा उठाएं उसकी दीवानगी का। आपका खादिम अपनी बेगम साहिबा की खिदमत में दिलो जान से हर वक्त हाजिर है। वो उसे चेयर पर बिठाकर उसके आगे झुकता हुआ दिलफरेबी से बोला था। इंशाल उसकी सुरमई आंखों में देखने लगी, जिसमें उसकी दीवानगी भरी इश्क की लकीरें कोई अंधा भी देख ले। अपनी बीवी की खिदमत कमरे में कर लेना मेरे बेटे, अभी तुम बाहर आओ, हाशिम लाला तुम्हें याद कर रहे हैं। इंशाल जो उसकी आंखों को बेसाख्ता छूने लगी थी कि उन दोनों के कानों में नाज़िन खानम की आवाज़ गूंजी। वो दोनों संभल कर पीछे हुए। जीजी मेरी प्यारी मोरे, जाता हूँ मामू के पास, बस मेरा दिल चाह रहा था चाय का, तो सोचा अपने और इंशाल के लिए बना लूँ, आप पियेंगी? वो बात को घुमा गया। उसकी मोरे शादी के लिए राजी थी और उसे क्या चाहिए था? नहीं बेटा तुम हटो, मैं तुम्हें बना कर देती हूँ। बीवी को आराम करवाते मगर अपनी भी तो उससे खिदमत करवाना चाहिए। नाज़िन खानम इंशाल को एक नज़र देखकर बोली थी, चची मैं खुद बना लेती हूँ क्यों किचन में? बेटा कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, बस तुम मेरे बेटे की खुशी का ख्याल रखो, तुम अब दुल्हन हो, आराम करो। नाज़िन खानम शीरी लहजे में बोली थी। आपका बेटा कितना खुश है ये मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता, और इस खुशी की वजह आप हैं। और ऐसी खुशी में आज मिनान खानज़ादा अपनी दोनों स्पेशल लेडीज़ के लिए अपने हाथों की चाय बनाएगा। आप दोनों बैठ जाएं और चाय एंजॉय करें। वो नाज़िन खानम का कंधा चूमकर बोला था, तुम दोनों पियो चाय, मैं ज़रा पलवशा दीदा को देख लूँ, वो कब से अपने कमरे में बंद है। नाज़िन खानम मिनान के गाल पर मोहब्बत से अपना हाथ रखकर बोलती किचन से चली गई थी। इंशाल खान उनके जाते ही चेयर पर वापस से बैठने की बजाय किचन से बाहर जाती। जब मिनान खानज़ादा
उसे कमर से पकड़कर शेल्फ पर लगा गया। इंशाल के दिल की धड़कनें तेज हुई, उसका चेहरा हीटअप हुआ। वो मिनान का हाथ अपनी कमर से हटाती जब वो उसके कान के करीब झुका। सुना नहीं आपने, मोरे ने आपको मेरी खिदमत का हुक्म दिया है, वो भारी मायने की आवाज में बोलकर उसके कान की लौ पर अपनी जुबान फेरने लगा। इंशाल के जिसे मैं लर्जा तारी हुआ। कोई आ जाएगा प्लीज मिनान, कोई नहीं आ रहा खानी, मुझसे कतराना छोड़ दें। वो उसके गाल को नरमी से चूमकर अपनी नाक सहलाते बोला, प्लीज हटो मुझसे दूर। इंशाल खान उससे मजीद बेबाक होने से पहले खुद से दूर कर गए। मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। वो उसके चेहरे पर शिकन आती देखकर फीका सा मुस्कुराकर बोली थी। मिनान खान ज्यादा उसका हर एक नोट कर रहा था। वो उसके खुद को दूर करने पर गुस्सा तो हुआ, मगर फिर जगह का ख्याल करके अपना गुस्सा फौरन ही पी गया। वो उसके करीब आने पर ऐसे ही कतराती थी। मिनान खान ज्यादा का दिमाग अब किसी और ही बात की तरफ जा रहा था। उसे कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास होने लगा। सब उनके रिश्ते को कबूल कर चुके थे, उनकी शादी धूमधाम से करने के लिए राजी हो गए थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। तो फिर अब ऐसा कौन सा मसला था, कौन सी परेशानी थी जो इंशाल खान को खुलकर मुस्कुराने भी नहीं दे रही थी? वो क्यों किस वजह से मातम कदा थी? मिनान खान साहब का दिल उसकी भी नाखुश होने की गवाही देने लगा था। चाय बन गई है, आप बैठें, मैं आपका सर दबा देता हूँ। मिनान खान ज्यादा कप में चाय निकाल कर डालता, फिर से उसके करीब आता। जब वो जल्दी से चाय का कप उठाती चेयर पर बैठ गई, वरना जमीन बोस हो जाती। सर में चक्कर सा आया था। इंशाल क्या बात है, कुछ परेशानी में आपका दोस्त हूँ, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं। वो उसको चकराकर चेयर पर बैठता देखकर बोला था, इसलिए उसके कदमों के पास ही घुटनों के बल झुककर बैठ गया। कक्का कोई परेशानी नहीं, बस वो पिछले 3 दिन से ठीक से खा नहीं सकी, इसलिए वीकनेस फील हो रही है। इंशाल खान जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती लड़सते लहजे में बोली थी, अच्छा मतलब आप कह रही हैं मैंने आपके खाने का ख्याल नहीं रखा फ्लैट में? ओके माई बैड, एक चांस तो मुझे मिलना ही है चाहिए फिर से आपकी, प्लीज मैं इस फ्लैट में अब नहीं जाऊंगी। इंशाल एकदम ही फूट फूट कर रो दी थी। मिनान खान ज्यादा जो उससे अपनी बातों से तंग करके उसका ध्यान सरदर्द से हटाना चाहता था कि इंशाल को बुरी तरह फूट फूट कर रोते देखकर भुखला गया। अच्छा मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा वहाँ, प्लीज रोना बंद करें, आप जानती हैं ना आपका रोना मुझे तकलीफ देता है। वो उसके हाथ से चाय का कप पकड़कर शेल्फ पर रखता, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में नरमी से पकड़कर मिन्नत भरे अंदाज में बोला। वो उसके आंसू साफ करता, उसके दोनों हाथों को चूमकर इंशाल का जर्द चेहरा देखने लगा। ओहो, यहाँ तो महबूब कदमों में वाला सीन चल रहा है भाई। मिनान खान ज्यादा जो इंशाल के कपकपाते लब अपने करीब, अपने लबों के करीब करने की गर्ज से उसकी अपनी तरफ खींचने वाला था कि किचन के दरवाजे से आहत खान ज्यादा की शरीर आवाज ने उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इंशाल तो शर्म से लाल हो गई थी, जबकि मिनान ने उसकी आंखें घुमाकर देखा था। इंशाल जल्दी से चेयर से उठती, शर्म से पानी पानी होती किचन से निकल गई थी। महबूब के कदमों में ही बैठा जाता है नामुराद, उसका बंद कमरे में दम नहीं निकालते गुस्ताख। मिनान खानजादा ने भी इंशाल के जाते ही आहत खानजादा को लथाड़ा था, तेरी ये कमीनी आदत कहीं नहीं ना मुझ पर नजर रखने वाली। आहत अपना पोल खुलने पर दांत पीस कर बोला था, अब तो ऐसी नीच हरकतें भी करने लगा है, लानत है तुझ पर, साफ सा बता क्यों नहीं देता उसे कि तेरी फटकर हलक तक आ गई है। मिनान उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे देखकर शर्म दिलाने वाले अंदाज में अफसोस से बोला, डरता हूँ इनकार न कर दे। आहत उस हसीना का खौफजदा चेहरा याद करता अपने दिल का खदशा जुबान पर ले आया था। उसे इस तरह डराने धमकाने से बेहतर है शादी कर ले। एडुकेट साहब, बात कर ले यार, फिर तेरा वो एक अदा साला है ना लाला के थ्रू, उससे बात करके देख। मिनान खानजादा उसकी तरफ से वाकिफ था, वो खुद भी तड़पा था। इंशाल के लिए महबूब को खो देने का खौफ मौत के खौफ के बराबर होता है। वो अपने दोस्त को तड़पने सुलगते नहीं देख सकता था, इसलिए उसे समझाते हुए मजीद बोला था, क्या तू जानता नहीं वो किन की बेटी है? मुझ पर नजर रखकर इतना तो पता चल गया ही होगा। सबको मनाने से ज्यादा उससे बनाना मुश्किल ही नहीं मानेंगे वो लोग, क्या करूं, परेशान हूं मैं। आहत कुछ सोचते हुए बोला, नहीं मानी तो तेरी बंदूक किस दिन काम आएगी। भट्टू महबूब को जबरदस्ती अपना बनाया जाता है, सीख कुछ मुझसे। मिनान खानजादा का लहजा और अंदाज सख्त हुआ था, पहले ही इतना डरा चुका हूँ, तेरा वाला काम किया तो फौत ही ना हो जाए। आहत खानजादा हंसते हुए बोला था, बस फिर तो खुद डिसाइड कर ले, तूने फौत होना है या भाभी को हवेली लाना है। मुझे टाइम से बता देना ताकि तेरी आखिरी रसूमात में शामिल हो सकूं। मिनान तंज़िया अंदाज में बोलकर किचन से निकल गया था, जबकि आहत अब ऑफिशियली अपनी हसीना से मिलने का इरादा कर चुका था।